नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे सफ़र पर बात करने वाले हैं जिससे हम में से ज़्यादातर लोग गुजरे हैं या शायद गुजरने वाले हैं। मेरा मतलब है कॉलेज के उस एक तरह से आरामदायक माहौल से निकलकर कॉर्पोरेट की तेज़ रफ्तार दुनिया में पहला कदम रखना। आज की इस चर्चा का मकसद है उन चुनौतियों को समझना जो करियर की शुरुआत में आती हैं। इसके लिए हमारे पास कुछ बेहतरीन स्रोत हैं, जैसे पेशेवर पत्रिकाओं के शोध, एचआर प्लेटफॉर्म से मिला ज़मीनी डेटा और भारतीय युवाओं पर की गई एक गहरी विश्लेषण रिपोर्ट। बिल्कुल, और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये बदलाव सिर्फ एक जगह बदलने जैसा नहीं है, ये पूरी मानसिकता बदलने जैसा है। चलिए, शुरू करने से पहले एक रियलिटी चेक लेते हैं। अच्छा। डेटा ये बताता है कि लगभग 20% कर्मचारी अपनी नौकरी के पहले 45 दिनों के अंदर ही उसे छोड़ देते हैं। क्या 20%? हाँ, और इससे भी बड़ी बात यह है कि केवल 19% नए लोगों को ये लगता है कि वे अपनी शुरुआती ऑनबोर्डिंग के बाद, मतलब कंपनी में शामिल होने की प्रक्रिया के बाद, वे नौकरी के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। पहले 45 दिनों में 20%? ये तो सच में चौंकाने वाला आंकड़ा है। ये एक बहुत बड़ा गैप है ना? हाँ, तो चलिए उस पहले दिन की कल्पना करते हैं। एक फ्रेशर है, पूरे उत्साह के साथ ऑफिस में कदम रखता है, लेकिन पहली ठोकर अक्सर वहीं लगती है जहां कॉलेज की आदतें कॉर्पोरेट की हकीकत से टकराती हैं। कॉलेज में तो डेडलाइन मतलब ठीक है, कल दे देंगे, चलता है। हाँ, थोड़ा लचीलापन होता है। पर यहाँ डेडलाइन का मतलब डेडलाइन है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। इसी को हम कॉलेज माइंडसेट का हैंगओवर कह सकते हैं। आज की पीढ़ी, मतलब ज़ेन-ज़ी, लचीलेपन और आज़ादी को बहुत महत्व देती है, जो बहुत अच्छी बात है। लेकिन भारतीय कॉर्पोरेट जगत वो अभी भी काफ़ी हद तक प्रोसेसेस और हायरार्की पर चलता है। मतलब काम कैसे होगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, इसके नियम तय है। और कई फ्रेशर्स को लगता है कि उन्हें सिर्फ रोमांचक क्रिएटिव काम मिलेगा। बिल्कुल, और यहीं पर एक नियम लागू होता है जिसे मैं द 60-40 रूल कहती हूँ। द 60-40 रूल, ये क्या है? इसका मतलब है कि किसी भी अच्छी नौकरी में 60% काम शायद दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण होगा, लेकिन बाकी 40% काम रूटीन होगा, दोहराव वाला होगा, या जिसे हम ग्रंट वर्क कहते हैं, वैसा ही होगा। ये वो 40% काम है जो उस 60% रोमांचक काम की नींव रखता है। मतलब आप सीधे 7वीं मंजिल नहीं बना सकते, पहले नींव खोदनी ही पड़ेगी। बिल्कुल, भले ही उसमें मजा ना आए। समस्या तब होती है जब फ्रेशर्स उस 40% को देखकर निराश हो जाते हैं। लेकिन ये बात फ्रेशर्स को इंटरव्यू में साफ साफ क्यों नहीं बताई जाती? इंटरव्यू में तो सब कुछ बड़ा एक्साइटिंग और रेवोल्यूशनरी लगता है। ये एक बहुत जरूरी सवाल है। कंपनियां टैलेंट को आकर्षित करने के लिए अपनी सबसे अच्छी तस्वीर ही तो पेश करेंगी, पर यहाँ फ्रेशर्स की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो सही सवाल पूछें, जैसे इस रोल में एक टिपिकल दिन कैसा दिखता है। हाँ, या इस रोल के कौन से हिस्से सबसे ज्यादा रूटीन है। सही, ये उम्मीद करना कि 100% काम इंस्टाग्राम की हाईलाइट रील जैसा होगा, यही पहली और सबसे बड़ी गलतफहमी है। और इसी गलतफहमी से जुड़ी है दूसरी बड़ी चीज, उम्मीदें, खासकर सैलरी और प्रमोशन को लेकर। अब लिंक्डइन खोलिए तो ऐसा लगता है कि हर 22 साल का युवा 25 लाख का पैकेज उठा रहा है। इस सोशल मीडिया के प्रेशर से कैसे बचा जाए? ये तुलना का जाल है और ये बहुत खतरनाक है। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की तुलना किसी और की जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि से कर रहे होते हैं। हकीकत यह है कि भारत में ज्यादातर फ्रेशर्स की शुरुआती सैलरी 3 से 6 लाख प्रति वर्ष की रेंज में होती है। और ग्रोथ? वो धीरे धीरे होती है। ये सोचना कि 6 महीने में प्रमोशन मिल जाएगा या 1 साल में मैनेजर बन जाएंगे, ये यथार्थवादी नहीं है। पर यह कहना आसान है, करना मुश्किल। जब आपका कोई दोस्त आपसे डबल कमा रहा हो तो सेल्फ डाउट तो होता ही है, लगता है शायद मुझ में कोई कमी है। बिल्कुल, और यहाँ पर समाधान है अपनी प्रगति को अपने ही पिछले प्रदर्शन से मापना। अच्छा, क्या आप 3 महीने पहले से ज्यादा जानते हैं? क्या आपने कोई नया स्किल सीखा है? करियर एक मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। ये बात तो सही है। जो लोग शुरू में कम सैलरी पर भी सीखने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वो अक्सर 5 साल बाद उन लोगों से बहुत आगे निकल जाते हैं जो सिर्फ शुरुआती पैकेज के पीछे भागे थे। ठीक है, तो मान लीजिए एक फ्रेशर ने सैलरी की हकीकत को एक्सेप्ट कर लिया और सीखने पर ध्यान दे रहा है, पर फिर वो अक्सर छोटी छोटी नॉन टेक्निकल चीजों में फंस जाता है, जैसे अपने बॉस को व्हाट्सएप पर सिर्फ हाई भेज देना। मैंने देखा है कि सबसे ज्यादा गड़बड़ इसी तरह की कम्युनिकेशन में होती है। बॉस को हाई लिखकर इंतजार करवाना, मीटिंग में चुपचाप बैठे रहना, या ईमेल का कोई प्रोफेशनल फॉर्मेट ना होना,
ये छोटी छोटी गलतियां आपकी छवि को बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। और एक और बड़ी समस्या है जिसे मैं प्रश्न फोबिया कहती हूँ। प्रश्न फोबिया मतलब सवाल पूछने से डरना। ठीक समझे, अयोग्य या डम्ब दिखने के डर से सवाल न पूछना। हाँ, ये होता है। फ्रेशर्स को लगता है कि अगर उन्होंने कुछ पूछा तो मैनेजर सोचेगा कि इसे कुछ नहीं आता। जबकि होता इसका उल्टा है। जब आप सही सवाल पूछते हैं तो ये दिखाता है कि आप काम को लेकर गंभीर हैं और चीजों को सही ढंग से करना चाहते हैं। और चुप्पी को अक्सर आत्मविश्वास या समझ की कमी के रूप में देखा जाता है। और जब बॉस कुछ समझाते हैं, मतलब फीडबैक देते हैं, तो वो पर्सनल लगने लगता है। जैसे अगर बॉस ने कहा इस प्रेजेंटेशन में सुधार की जरूरत है, तो फ्रेशर के दिमाग में चलता है इन्हें मेरा काम पसंद नहीं आया, शायद मैं ही पसंद नहीं हूं। बिल्कुल। यहाँ पर फीडबैक को एक व्यक्तिगत हमले के रूप में देखने की प्रवृत्ति होती है। हमें रचनात्मक प्रतिक्रिया मतलब कंस्ट्रक्टिव फीडबैक और विषाक्त आलोचना मतलब टॉक्सिक क्रिटिसिज्म, इन दोनों के बीच का फर्क समझना होगा। सही बात है। कॉर्पोरेट दुनिया में फीडबैक आपके विकास का एक जरिया है, आपकी बेइज्जती करने का नहीं। आज की पीढ़ी मानसिक स्वास्थ्य को लेकर बहुत जागरूक है, जो काबिल तारीफ है। लेकिन हर सुधार के सुझाव को टॉक्सिक कल्चर का लेबल दे देना भी एक समस्या है। लेकिन क्या इसमें कंपनियों की भी गलती नहीं है? कभी कभी फीडबैक देने का तरीका ही बहुत डिमोरलाइजिंग होता है। एक फ्रेशर इस फर्क को कैसे समझे कि ये मेरे भले के लिए है या मुझे नीचे दिखाने के लिए? बहुत अच्छा सवाल है। इसका एक सीधा सा नियम है। क्या? अगर फीडबैक आपके काम पर केंद्रित है, जैसे इस रिपोर्ट में डेटा और चाहिए या अगली बार प्रेजेंटेशन में इन 3 बिंदुओं को भी शामिल करना, तो ये रचनात्मक है। और लेकिन अगर फीडबैक आप पर व्यक्तिगत हमला है, जैसे तुमसे तो कुछ होता ही नहीं या तुम हमेशा गलती करते हो, तो वो विषाक्त है। एक समझदार कर्मचारी इस फर्क को पहचानता है और रचनात्मक फीडबैक को अपने अहंकार पर लिए बिना उसे सुधारने में लग जाता है। तो एक फ्रेशर ने कम्युनिकेशन ठीक कर लिया, फीडबैक लेना भी सीख लिया, लेकिन फिर भी वो महसूस करता है कि उसकी ग्रोथ रुकी हुई है। अक्सर इसकी वजह होती है एक ऐसी चीज जिसे लोग ऑफिस पॉलिटिक्स समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, नेटवर्किंग। बिल्कुल, मैं तो बस अपना काम करूंगा और घर चला जाऊंगा वाली सोच करियर की शुरुआत में बहुत सीमित कर देती है। नेटवर्किंग का मतलब चापलूसी करना नहीं है। इसका असली मतलब है लोगों से संबंध बनाना, ये समझना कि दूसरी टीमें क्या काम करती हैं और संगठन में अपनी एक विजिबिलिटी बनाना। विजिबिलिटी। हाँ, प्रमोशन हमेशा सिर्फ आपके काम के क्वालिटी पर नहीं, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करता है कि कितने जरूरी लोग आपके काम को जानते हैं और आप पर भरोसा करते हैं। पर नेटवर्किंग और टीम बॉन्डिंग के नाम पर अक्सर देर रात तक रुकने या वीकेंड पर आने की उम्मीद की जाती है। और जिनजी अपनी सीमाओं यानी बाउंड्रीज को लेकर बहुत स्पष्ट है। यहां पर एक टकराव होता है ना? हाँ, और ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन है। कार्य जीवन संतुलन जरूरी है और अपनी सीमाएं तय करना एक सकारात्मक कदम है। लेकिन यहाँ पर कभी-कभी सीमा यानी बाउंड्री और कठोरता यानी रिजिडिटी के बीच का भ्रम पैदा हो जाता है। जैसे ऑफिस का समय खत्म होते ही ठीक 6:01 पर लैपटॉप बंद कर देना, भले ही टीम किसी जरूरी चीज में फंसी हो, या किसी नए काम के लिए तुरंत ये कह देना कि ये मेरा काम नहीं है। पर अगर कोई रोज 10-12 घंटे काम कर रहा है तो उसका ठीक 6 बजे लैपटॉप बंद करना कठोरता नहीं, बल्कि खुद को बचाने का एक तरीका हुआ है ना? निश्चित रूप से। अगर ये रोज की बात है तो ये कंपनी कल्चर की समस्या है। लेकिन मैं उन मौकों की बात कर रही हूँ जहाँ कभी कभार अतिरिक्त प्रयास की जरूरत पड़ती है। करियर की शुरुआत में थोड़ा लचीलापन दिखाना, टीम का साथ देना, ये दिखाता है कि आप सिर्फ एक कर्मचारी नहीं बल्कि टीम के एक जिम्मेदार सदस्य हैं। तो संतुलन का मतलब शून्य लचीलापन नहीं है। नहीं, ये समझने की जरूरत है कि कब हाँ कहना है और कब विनम्रता से न कहना है। तो ये सब तो हो गई सॉफ्ट स्किल्स की बातें, पर हार्ड स्किल्स का क्या? एक आम सोच है कि कंपनी ने मुझे नौकरी दी है तो अब मुझे ट्रेनिंग देना भी उसी की जिम्मेदारी है। ये कहाँ तक सही है? ये सोच आज के दौर में बिल्कुल काम नहीं करती। डेटा हमें एक बहुत बड़े स्किल गैप के बारे में बताता है। एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में केवल 25 से 30% इंजीनियरिंग स्नातक ही असल में आईटी भूमिकाओं के लिए नौकरी के लिए तैयार माने जाते हैं। मतलब कंपनी सिर्फ एक प्लेटफॉर्म देगी, गाड़ी तो खुद ही चलानी होगी। आपकी अपनी जिम्मेदारी है। और आज एआई और तेजी से बदलती तकनीक के युग में अगर आप खुद को लगातार अपस्किल नहीं कर रहे हैं, मतलब नए कौशल नहीं सीख रहे हैं, तो आप 2-3 साल में ही अप्रासंगिक हो सकते हैं।
ऑनलाइन कोर्स हैं, सर्टिफिकेशंस हैं, सीखने के अनगिनत तरीके हैं। जो लोग इंतजार करते हैं कि कंपनी उन्हें सब कुछ सिखाएगी, वे पीछे रह जाते हैं। और ये सब सीखने में लगता है वक्त और धैर्य। लेकिन हम तो ज़ोमैटो की 10 मिनट डिलीवरी और 30 सेकंड की इंस्टाग्राम रील्स वाली युग में जी रहे हैं। करियर में धैर्य कहाँ से लाएं? यही आज के समय की सबसे बड़ी चुनौती है, तत्काल संतुष्टि की मानसिकता। हमें हर चीज तुरंत चाहिए, लेकिन करियर मैगी नूडल्स नहीं है, उसे बनने में समय लगता है। हाँ, सही है। इस मानसिकता के कारण दो बड़ी गलतियां होती हैं। पहली, अति वादा करना, मतलब दूसरों को प्रभावित करने के लिए इतने सारे काम अपने ऊपर ले लेना कि अंत में कोई भी काम समय पर या अच्छी क्वालिटी का नहीं हो पाता। नतीजा होता है बर्नआउट। और दूसरी गलती है बहुत जल्दी नौकरी बदलना। अगर माहौल वाकई विषाक्त है या आपकी ग्रोथ बिल्कुल रुक गई है, तो नौकरी बदलना जरूरी है। लेकिन सिर्फ इसलिए नौकरी छोड़ देना कि अब यहाँ उबाऊ लग रहा है, ये एक कमजोर कारण है। तो पहली नौकरी में कितना टिकना चाहिए? कम से कम 1-1.5 साल। इससे आपको धैर्य, दृढ़ता और एक पूरी व्यापार प्रक्रिया को समझने का मौका मिलता है। हर 6 महीने में नौकरी बदलने वाले का रिज्यूमे अक्सर गंभीरता से नहीं लिया जाता। तो आज की चर्चा का सार ये निकलता है कि पहली नौकरी एक सीखने का मैदान है, युद्ध का मैदान नहीं। यहाँ अहंकार को दरवाजे पर छोड़कर आना पड़ता है। आपका कौशल और आपका दृष्टिकोण दोनों ही बराबर महत्वपूर्ण है। इसमें कोई शक नहीं कि आज की पीढ़ी बहुत प्रतिभाशाली और जागरूक है। बस अगर इसमें थोड़ा धैर्य और थोड़ी अनुकूलनशीलता जोड़ दी जाए तो सफलता निश्चित है। बिल्कुल। और अंत में समाधान के तौर पर 3 बातें याद रखी जा सकती हैं। पहला, स्पष्टता मांगे। हमेशा अपने काम के लक्ष्यों और समय सीमा की पुष्टि करें, अनुमान ना लगाएं। दूसरा, लगातार अपस्किल करें। अपनी कमियों को पहचानें और उन्हें दूर करने के लिए प्रोत्साहित बने। और तीसरा, मालिक मानसिकता अपनाएं। काम के लिए अनुमति का इंतजार करने के बजाय छोटे छोटे कामों की जिम्मेदारी लेना शुरू करें। इससे आपकी विश्वसनीयता बढ़ती है। ये तो बहुत ही ठोस सलाह है। और एक अंतिम आंकड़ा है जो इस पूरी बात को एक साथ लाता है। जिन संगठनों में प्रभावी ऑनबोर्डिंग कार्यक्रम होते हैं, वहां नए कर्मचारी के कम से कम 3 साल तक कंपनी में बने रहने की संभावना 69% तक बढ़ जाती है। 69%? हाँ, ये दिखाता है कि जब कंपनी और कर्मचारी दोनों शुरुआत में निवेश करते हैं तो नतीजे लंबे समय तक टिकते हैं। और हमारे श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार बताइए। ये सोचने के बजाय कि कंपनी मेरे लिए क्या कर सकती है, ये पूछने पर विचार करें कि अपने पहले वर्ष में मैं इस संगठन के लिए सबसे विश्वसनीय और भरोसेमंद संपत्ति कैसे बन सकता या सकती हूँ।